हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन टैक्स टेक। आज का हमारा जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ अपील्स एंड रिविजन। अपील्स एंड रिविजन क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एन अपील। अपील इज़ अ पिटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। अपील एक्चुअली क्या है? एक पिटिशन है जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के अगेंस्ट कोई भी एसएससी कर सकता है। सपोज एक एसएससी है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, उसका असेसमेंट किया गया है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने उसको एक नोटिस सेंड किया है सपोज, जिसमें मेंशन है दैट द पर्सन शुड पे सच अमाउंट ऑफ टैक्स, बट वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है जो भी असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने उसका किया है। The person is not satisfied with the orders, so he can file a petition against those orders. वो उन orders के against appeal file कर सकता है, मैं satisfied नहीं हूँ, whatever has been assessed, उसकी इनकम जैसे भी असेसमेंट की गई है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ही कैन फाइल एन अपील। सो अपील आई थिंक क्लियर है, इट्स अ पेटिशन। जो भी ऑर्डर्स उसको दिए गए नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से, उसका असेसमेंट हुआ, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो पिटिशन फाइल करता है अगेंस्ट देयर ऑर्डर्स। सो पिटिशन या अपील कहाँ फाइल की जा सकती है? वेयर एन एसएससी कैन अपील, कहाँ पर अपील फाइल की जा सकती है? सो अपील बहुत सारी जगह फाइल की जा सकती है। तो फर्स्टली अपील टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। वन थिंग शुड बी मेड क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, और अभी जो हमने किया था वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर था। दोनों में डिफरेंस है। ये असेसमेंट सेंटर है जो एसएससी की असेसमेंट करता है, कैलकुलेशन करता है, एंड दिस इज नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जहां पर एसएससी अपील कर सकता है। सो ये वर्ड पर खासा ध्यान देंगे आप, अपील सेंटर है या फिर असेसमेंट सेंटर है। नेशनल फेसलेस इज कॉमन टू बोथ ऑफ दीज टर्म्स। सो फेसलेस असेसमेंट सेंटर असेसमेंट करता है और अपील सेंटर पर एसएससी अपील कर सकता है। सो अंडर सेक्शन 249 एसएससी कैन अपील टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। अगर वो इनके द्वारा दिए गए डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, ही कैन इवन अप्लाई टू इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल. Further, he can file appeal to High Court and the Supreme Court, which is the last resort available to SSC. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही कांट गो फर्दर, उसको वही डिसीजन मानना पड़ेगा। सो हो सकता है एसएससी ने नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में अपील किया, जो डिसीजन आया ही इज सेटिस्फाइड विद इट, द क्वेश्चन एंड्स हियर, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, अपील आगे फाइल नहीं की जाएगी। लेकिन अगर अपील सेंटर की डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो ही कैन गो फर्दर। ओके, तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर आज जो हम कर रहे हैं, दिस इज अ स्कीम दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2021। इसीलिए ये टॉपिक बहुत से बच्चों के लिए नया है, और ये टॉपिक इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा बच्चों को, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव अ वीडियो ऑन दिस। सो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर आज हम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 249। सो कैसे अपील की जाती है? सो इसके पहले बेसिक कुछ टर्म्स कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रायोरिटी। आपको अगर अपील फाइल करनी है नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में, दिस इज अ प्रायोरिटी दैट अपील शुड बी एडमिटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब क्या है इसका? अगर कोई अपील फाइल करनी है वो एडमिट नहीं हो पाएगी अगर टैक्स आपने नहीं पे किया। अगर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और टैक्स पे नहीं किया ऑन इनकम शोन इन द रिटर्न, जो भी उसने इनकम रिटर्न ऑफ इनकम में अपनी इनकम शो की है उस पर टैक्स पे करना चाहिए था, बट एसएससी हैज़ नॉट पेड द टैक्स, रिटर्न फाइल हो चुकी है पर टैक्स पे नहीं हुआ, अपील कैन नॉट बी एडमिटेड बाय द एसएससी। यू हैव टू पे योर टैक्स फर्स्ट एंड देयर आफ्टर यू कैन फाइल अपील। अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की है तो हो सकता है आपका एडवांस टैक्स ऑलरेडी क्लियर्ड है डिपार्टमेंट के पास, अगर आपका टैक्स क्लियर नहीं है तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो दोनों पॉइंट्स यही कह रहे हैं, आपका टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका टैक्स अगर जमा नहीं हुआ, आइदर बाय वे ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, आइदर बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आपने जमा नहीं करवाया हुआ है, कोई एक ऑप्शन होती है, या तो आपने रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स जमा करा दिया, या फिर आपका एडवांस टैक्स ऑलरेडी का पूरा था, क्लियर है आपका टैक्स, हालांकि रिटर्न नहीं फाइल की पर आपका टैक्स जा चुका है डिपार्टमेंट में। अगर ऐसा है तो ही आप अपील फाइल कर पाएंगे। अगर टैक्स नहीं पे किया या एडवांस टैक्स नहीं क्लियर किया, सो यू कैन नॉट
एडमिट अपील. सो दिस इज द टॉप प्रायोरिटी. अगर आपने नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में अपील फाइल करनी है तो आपका टैक्स क्लियर होना चाहिए. एक एक्सेप्शन है, अगर आपके पास जेन्युइन और जस्टिफाइड रीजंस हैं, सफिशिएंट रीजंस आप प्रेजेंट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को कि मैंने हालांकि टैक्स पे नहीं किया है, अगर आपके केस जेन्युइन और सेटिस्फाइड या जस्टिफाइड लगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, दे कैन एडमिट योर अपील इवन विदाउट पेइंग टैक्स. आपने टैक्स नहीं क्लियर किया, फिर भी अगर आपका केस जेन्युइन लगता है नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, दे कैन फाइल योर अपील. अदरवाइज द प्रोविजन इज दिस, जब तक टैक्स पे नहीं होगा आप अपील फाइल नहीं कर सकते. बट इन केस ऑफ जेन्युइन एंड सफिशिएंट रीजंस हैं आपके पास, जस्टिफाइड है, कर रहे हैं आप, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं. राइट. उसके बाद है अपील. अपील की टाइम लिमिट क्या है? अपील आपने जो भी फाइल करनी है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फाइल करनी है ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स अगेंस्ट अपील इज फाइल. ये जो आप नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के अगेंस्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं, जब आपको ये ऑर्डर्स मिलते हैं तो आपको उसके 30 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल करनी होगी. यू हैव टू फाइल सच अपील. राइट. तो अपील मस्ट बी फाइल विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच, वो ऑर्डर जो आपको अपील जो ऑर्डर आपको नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से मिले हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी होगी. जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कर रहे हैं आपको उसी ऑर्डर के 30 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करनी है. अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन. अगर आपके पास जेन्युइन और सफिशिएंट रीजन है तो आप एडिशनल टाइम डिमांड कर सकते हैं ऑन एन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर. आपके एप्लीकेशन को डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा एंड नेशनल फेसलेस अपील सेंटर मे प्रोवाइड यू एडिशनल टाइम फॉर फाइलिंग दी अपील. आपको अपील फाइल करने के लिए दे दिया जाएगा समय. अब आपको अपील फाइल कैसे करनी है? आपको जो अपील फाइल करनी है दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न. अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी इलेक्ट्रॉनिकली भरी थी तो आपको अपील भी इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करनी पड़ेगी. लेकिन देयर आर सम केसेस जस्ट लाइक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए दे हैव द चॉइस टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम इन पेपर फॉर्म. तो वो लोग पेपर फॉर्म में भी 80 साल से ऊपर जो लोग सुपर सीनियर सिटीजन्स जो जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग अपनी अपील को पेपर फॉर्म में डिपॉजिट करा सकते हैं. इन केस दे हैव डिपॉजिटेड देयर रिटर्न ऑफ इनकम इन पेपर फॉर्म, दोनों का सबमिशन पेपर फॉर्म में है रिटर्न ऑफ इनकम का, दे कैन इवन फाइल अपील ऑन पेपर. दे हैव द चॉइस, वो अपील पेपर पर फाइल कर सकते हैं, मतलब पेपर फॉर्म में उनकी अपील हो सकती है. अदरवाइज फॉर अदर ऑल एसएसीज अपील हैज़ टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली. राइट. अब जब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर रहे हैं, आप अपनी अपील सबमिट करने जा रहे हैं नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, देयर इज़ अ वर्ड लिमिट. आप ऐसा नहीं कि कितने भी वर्ड्स में अपनी अपील फाइल कर सकते हैं. आप अपनी अपील इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील, जो मुद्दे हैं आपके अपील के, दैट शुड बी नॉट मोर देन 100 वर्ड्स. सो 100 वर्ड्स से ज़्यादा आप ग्राउंड्स ऑफ अपील मेंशन नहीं कर सकते. और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्स अपने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो फैक्ट्स आपके 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकते. जो मुद्दे हैं आपके, वो ग्राउंड्स ऑफ अपील 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकते. और आपके जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, व्याख्या उसकी कर रहे हैं, वो 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती. जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, कभी एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, एप्लीकेशन किसी भी चीज़ की फ़ीस माफ़ी की अर्जी जिसे हम कहते हैं, तो एक सब्जेक्ट, एक विषय होता है, वो विषय इज़ ग्राउंड ऑफ अपील. सो वो जो ग्राउंड होता है वो डेफिनेटली शॉर्ट कैरेक्टर्स में होता है. तो 100 वर्ड्स पर ग्राउंड आपको आज़ादी है, आप 100 वर्ड्स पर ग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द लिमिट फॉर ईच ग्राउंड ऑफ अपील. और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को आपके 1000 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. ये ध्यान रखना है कि आप अपील फाइल करते हुए किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्सेप्ट दीज 4 स्पेशल कैरेक्टर्स. सो दीज आर द 4 स्पेशल कैरेक्टर्स: कॉमा, डैश, स्लैश एंड राउंड ब्रैकेट्स. कॉमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डैश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लैश इस्तेमाल करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अदर देन दीज स्पेशल कैरेक्टर्स, नो स्पेशल कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड व्हाइल फाइलिंग योर अपील टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर. इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स. राइट. उसके बाद है फॉर्म फॉर फाइलिंग अपील. अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 35 में अपनी अपील फाइल करनी है. दिस इज अ फॉर्म फॉर फाइलिंग योर अपील टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर.
आप फॉर्म नंबर 35 को फिल करेंगे। आप अगर ऑनलाइन इसको भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भर रहे हैं, तो इट शुड बी इन डुप्लीकेट। फॉर्म नंबर 35 इन डुप्लीकेट इस्तेमाल करेंगे आप, और इस फॉर्म में ही आपको अपील फाइल करनी है। अब बात करते हैं हम फीस। क्या फीस भी पे करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स यस, आपको फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ मुद्दों के लिए अपील फाइल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको फीस भी साथ में डिपॉजिट करानी पड़ेगी टुगेदर विद द अपील। सो फीस का अमाउंट कितना है? जहाँ पे आपकी टोटल इनकम, जो कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने कंप्यूट की है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, आई एम सेइंग असेसमेंट सेंटर मतलब वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन्होंने आपका असेसमेंट किया है, उसमें टोटल इनकम आपकी अगर एक्सीड नहीं करती 1 लाख रुपीज़ से, तो आपकी फ़ी का अमाउंट रहेगा 250 रुपीज़। 250 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में है, जो कंप्यूटेशन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने की है, वो मुद्दा 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, तो आपको फ़ीस 500 रुपये पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम मोर देन 2 लाख रुपीज़ है, यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ एज फीस। 1000 रुपये की फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। एंड सपोज इन केस ऑफ एनी अदर मैटर विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इनकम, इट मे बी पेनल्टी। सपोज आप अपील कर रहे हैं पेनल्टी के लिए, आप इनकम से रिलेटेड नहीं बात कर रहे हैं, आप पेनल्टी की बात कर रहे हैं। आप अपील किसके लिए कर रहे हैं? कि मुझ पर पेनल्टी लगाई गई है सपोज, तो वो एक मुद्दा इनकम से कनेक्टेड नहीं है, वो एक मुद्दा पेनल्टी से कनेक्टेड है, तो आपको 250 रुपीज़ की फीस उस केस में भी पे करनी पड़ेगी, राइट। सो आपकी ये फीस का अमाउंट है, टोटल इनकम पर बेस्ड है। अगर टोटल इनकम जो कंप्यूट की 1 लाख रुपए से कम है तो 250 रुपये, 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 500, 2 लाख से एक्सीड करती है तो 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और इन एनी अदर केस, अदर मैटर्स हैं, तो 250 रुपये की फीस लगेगी। अब दिस इज बेसिकली अ चार्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी फॉर द टाइप्स ऑफ अपील। अब किस टाइप की अपील्स हैं जिनको आप फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पास। सो दीज आर मैनी, बहुत सारी हैं, सम ऑफ विच हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड इन दिस चार्ट। सो यहाँ पर एक डायग्राम में जो भी बताई गई, दीज आर द अपीलेबल ऑर्डर बिफोर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। इट्स अपील सेंटर, इट्स मार्क्ड हियर, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास आप कौन कौन सी अपील दाखिल कर सकते हैं। ये अपील के मुद्दे हैं, दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ अपील जिसके लिए आप अपील कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं डिसएग्री हूँ, मेरी जो असेसमेंट ऑफ इनकम की गई है, सपोज मेरा टैक्स गलत डिटरमाइन किया गया है, मेरा लॉस गलत कंप्यूट किया गया है, ये एसएससी की प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए वो अपील फाइल कर रहा है। सपोज वो कह रहा है कि मेरा असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF ठीक से नहीं किया गया, या फिर कुछ ऐसा ऑर्डर मुझे दिया गया है कि मैं NRI का एजेंट हूँ बट आई एम नॉट, रेक्टिफिकेशन गलत किया गया है मेरा, जिससे मेरी असेसमेंट को और इन्हांस कर दिया गया है, मतलब मुझ पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। रेक्टिफिकेशन ऐसी हुई कि मेरा रिफंड रिड्यूस कर दिया गया है, मुझे रिफंड मिलना चाहिए था पर नहीं मिल रहा है। मेरा स्टेटस का कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे किसी इंडिविजुअल हूँ तो HUF की तरह ट्रीट किया जा रहा है, या HUF हूँ इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, प्रॉब्लम में भी एनी, या फिर जॉइंट कमिश्नर ने मेरा टोनी टैक्स स्कीम रिफ्यूज़ कर दी है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दीज आर सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज, जो पेनल्टीज एसएससी पर लगाई गई हैं, पर एसएससी उसका विरोध कर रहा है। एसएससी कहता है मैं तो अपील फाइल करूंगा क्योंकि मुझ पर पेनल्टी लगाई गई है इन मुद्दों पे कि मैंने टैक्स पे नहीं किया है, या फिर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम नहीं पे की है, या फिर मैं टैक्स कलेक्ट टाइम पे नहीं किया है, या फिर मैंने अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराए, या फिर मैं नोटिस का जवाब नहीं देता, या फिर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन नहीं करता, या फिर मैं आंसर नहीं करता क्वेश्चंस को। बट ऐसा कुछ नहीं है। सपोज ऐसे बोलता है कि मुझ पर इस टाइप की पेनल्टी, सपोज एक पर्सन ये बोल रहा है कि मुझ पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता, पर मैंने सभी नोटिस का प्रॉपरली रिप्लाई किया एंड ही इज हैविंग द प्रूफ ऑल्सो। सो ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं, दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ अपील जिसके लिए एसएससी अपील फाइल कर सकता है नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास अंडर सेक्शन 249 अभी किया हमने शुरुआत में। सो दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अपील। इसके अलावा भी कुछ अपील के मैटर्स हो सकते हैं जितने मेरे चार्ट में आए, आई हैव मेंशन देम, आप और भी बुक से देख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिससे आप नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास अपील नहीं कर सकते। ऐसे कौन से मुद्दे हैं? देयर इज अ रिविजनरी ऑर्डर जो कि CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने पास किया है, वो ऑर्डर, उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। आप ऐसे ऑर्डर्स डिस्पोजिंग लीगल ऑब्जेक्शंस जो 147 में सेटल किए गए हैं, 147 इज बेसिकली रिलेटेड विद असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट, उससे रिलेटेड है, आप इसके लिए अपील फाइल नहीं कर सकते।
ऐसा ऑर्डर जो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर रहा है, DIT डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स ने पास किया है ऐसा ऑर्डर, आप उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल नहीं कर सकते। और DIP डायरेक्शंस पे अगर ऑर्डर पास किए गए हैं अंडर सेक्शन 144C तो भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते। सो दीज आर द 4 नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स बिफोर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। ये 4 मुद्दों के बारे में आप अपील फाइल नहीं कर सकते अपील सेंटर में, राइट। नेक्स्ट वी हैव, सबसे पहले अब हमें जब अपील फाइल करनी है तो वी नीड टू फॉलो अ प्रोसीजर। अब नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में हम लोग अपील करने जा रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं कमिश्नर अपील्स को, लेकिन कमिश्नर अपील्स, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं आपको। कमिश्नर अपील्स और कमिश्नर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड कमिश्नर अपील्स। अब ये जो कमिश्नर अपील्स है, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ डीलिंग विद अपील्स ओनली। जो अपील का अधिकार रखता है, जब SSC अपील करता है तो इस पर्सन को अपील करनी पड़ती है। ही इज़ अ पर्सन हु विल सेटल योर अपील। लेकिन जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का हिस्सा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उसको आप अपील नहीं करेंगे। ये अपील करने वाला कमिश्नर है, अपील जो आपकी सुनेगा और डिसीजन देगा। और सिर्फ अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात की जाए तो वो असेसमेंट सेंटर का हिस्सा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। आप इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे, राइट। तो प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ अपील टू कमिश्नर अपील्स। अब कमिश्नर अपील्स को जब केस देना है सॉर्ट आउट करने के लिए, ऑफ कोर्स ही इज द पर्सन, कमिश्नर अपील वो पर्सन है जिसने केस आपका सेटल करना है। अब ये केस इसको मिलेगा कैसे? सबसे पहले नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जो है वो केस कैसे देगा कमिश्नर अपील्स को? केस इसी को मिलना है, कमिश्नर अपील्स ने ही वो सेटल करना है, बट थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम उसको केस मिलेगा। NFAPC दिस मीन्स नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। ये जो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है ये एक अथॉरिटी है जिसके नीचे कमिश्नर अपील्स है, जो एक लाइजन है। इस अपील सेंटर के बिना आप कमिश्नर अपील्स तक नहीं पहुंच सकते। इट इज़ द अथॉरिटी। सो ये एक स्पेशल अपील यूनिट के थ्रू केस को कमिश्नर अपील्स को ट्रांसफर करेंगी और कमिश्नर अपील वो पर्सन है जो इस केस को हैंडल करेगा। थ्रू ऑटोमेटिक एलोकेशन स्कीम इस कमिश्नर अपील्स का चुनाव किया जाता है और यही इज द पर्सन जो अब आपकी असेसमेंट करेगा। सो इसको केस किसने प्रोवाइड किया? नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने स्पेशल अपील यूनिट के थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से इस कमिश्नर अपील्स को चुना है फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग द अपील। डिसीजन देने के लिए इस कमिश्नर अपील्स को चुना गया है। तो ये कमिश्नर अपील्स आगे की कार्यवाही आपकी करेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं आपने तो केस दिया था नेशनल फेसलेस अपील सेंटर का। ऑफ कोर्स यस, हम जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर इसका निपटारा करता है, बट नेशनल फेसलेस अपील सेंटर मीन्स ये अपील सेंटर कमिश्नर अपील्स को केस सेटल करने के लिए देगा। डिसीजन कमिश्नर अपील्स लेगा, एक पर्सन को ही डिसीजन लेना पड़ेगा ना। सो वो पर्सन आपका कमिश्नर अपील्स है जो डिसीजन लेगा, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा? नोटिस टू फाइल सबमिशन। अब ये नोटिस दिया जा रहा है, किसको नोटिस दिया जा रहा है? जब कमिश्नर अपील्स को ये पता चला कि केस मुझे सेटल करना है तो वो एप्लेंट, जो पर्सन जो अपीलेंट है, जो अपील करने वाला है, उसको नोटिस भेजेगा कि आइए और आकर अपना सबमिशन फाइल कीजिए। आप चाहते क्या हैं, आपकी क्या अपील है, अपील के बारे में मुझे बताएं। सो कमिश्नर अपील जो है डायरेक्टली एप्लेंट को नोटिस नहीं देगा, अपील करने वाले को नोटिस देगा। पर वो कैसे देगा? थ्रू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। तो अपील सेंटर आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कमिश्नर डायरेक्टली डील नहीं करता एप्लेंट से। जब भी बात करेगा एप्लेंट या किसी और से, वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू ही बात करेगा, राइट। सो कमिश्नर अपील नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू एप्लेंट को नोटिस देगा कि आप आइए और आकर अपना सबमिशन फाइल कीजिए। तो नोटिस टू फाइल सबमिशन, और एक डेट और टाइम मेंशन किया जाएगा। आप इस पर्टिकुलर डेट और टाइम तक अपना नोटिस जो है, सबमिशन जो है वो फाइल कर दीजिएगा।
इसी की एक कॉपी असेसिंग ऑफिसर को भी प्रोवाइड की जाती है, और असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचने का भी जरिया क्या होता है, देयर इज अ इनडायरेक्ट मोड। आप नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू ही असेसिंग ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप कमिश्नर अपील्स को कांटेक्ट करने के लिए आपको अपील सेंटर से गुजरना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचने के लिए असेसमेंट सेंटर से गुजरना पड़ेगा। सो असेसमेंट सेंटर जहां पर आपकी असेसमेंट होती है, जिसके अगेंस्ट आपने ये अपील फाइल की थी, आपका अपील जो था इनके अगेंस्ट था, क्योंकि इन्होंने आपकी कैलकुलेशन गलत की है। आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, अगर कोई टीचर या कोई फैकल्टी मेंबर कोई गलती करता है और अगर इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट केस होता है, तो केस ऑफ कोर्स उसके हेड पर होगा, ना कि उस फैकल्टी पे। तो उस इंस्टीट्यूशन का हेड जो है, असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट नो डाउट करता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर की होती है, क्योंकि वो लीड कर रहा है उस डिपार्टमेंट को। सो उसकी एक कॉपी, जो आपको नोटिस टू फाइल सबमिशन है, उसकी एक कॉपी असेसिंग ऑफिसर को भी प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि इनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी असेसमेंट के अगेंस्ट एसएससी ने केस फाइल किया है। एक अपीलेंट है, अपील करने वाला है अपीलेंट, उसने आपके आपके ऑर्डर्स के अगेंस्ट केस फाइल किया है, अपील फाइल की है। तो अभी क्या किया हमने, कमिश्नर अपील्स को केस जैसे ही मिला, कमिश्नर अपील्स इज डिमांडिंग सबमिशन, वो सबमिशन डिमांड कर रहा है अपने से कि आइए और आकर अपना केस के लिए सबमिशन दीजिए। अब डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन, एविडेंस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन द सिमिलर मैनर, जैसे इसी मैनर में आपसे सबमिशन मांगी गई है, सबमिशन के साथ साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी कोई और भी इंफॉर्मेशन है या एविडेंस है या डॉक्यूमेंट है, उसको भी साथ में दीजिएगा, ताकि हम अपील का ठीक तरीके से निपटारा कर सकें, डिसीजन ले सकें। सो कमिश्नर अपील डिमांड करता है अपील करने वाले से कि आप आकर अपना सबमिशन तो फाइल कीजिए, अपील तो फाइल कीजिए, और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको भी प्लीज सप्लाई कीजिएगा। तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है थ्रू अपील सेंटर, अपील के घर पर जा चुकी है ये इंफॉर्मेशन। असेसिंग ऑफिसर ने ये कमिश्नर अपील्स ने ये इंफॉर्मेशन डिमांड तो कर ली एप्लेंट से। अब ये इंफॉर्मेशन चाहता है कि एप्लेंट मुझे इंफॉर्मेशन दे, पर उससे पहले उसे भी क्लैरिटी चाहिए कि एक्चुअली ये असेसमेंट हुआ कैसे है, ये जो इंफॉर्मेशन है कनेक्टेड कैसे है। सो उसको असेसमेंट के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, सो ही नीड टू सीक एडवाइस फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर वो पर्सन है जिसने असेसमेंट की थी एक्चुअली एसएससी की, जिसके लिए अपील फाइल किया गया है। सो कमिश्नर अपील में आस्क असेसिंग ऑफिसर कि आप एक असेसिंग ऑफिसर हैं और आपने असेसमेंट की है, तो आप प्लीज एक रिपोर्ट तैयार करें इस पर्टिकुलर केस पर। ये जो केस है, जो इंफॉर्मेशन एसएससी आपको देगा, ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के लिए आप मुझे ग्राउंड्स ऑफ अपील का रिपोर्ट तैयार करके दें प्लीज। मुद्दा क्या है एक्चुअली, कमिश्नर अपील्स वांटेड टू नो। कमिश्नर अपील्स चाहता है कि मैं एक बार माइंड में क्लैरिटी लूं कि ये अपील किस लिए है, किस ग्राउंड पर की गई है। उसके लिए वो असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप ग्राउंड्स ऑफ अपील की एक रिपोर्ट बनाएं और मुझे सप्लाई करें। सो ये रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर द्वारा बनाई जाती है। ये रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर चाहे तो डायरेक्टली अपील सेंटर को दे सकता है, और ही मे गो थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। वो अपनी रिपोर्ट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को देगा और असेसमेंट सेंटर वो रिपोर्ट सप्लाई करेगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, जो कि अल्टीमेटली कमिश्नर अपील्स तक पहुंच जाएगी। सो ही इज जस्ट आस्किंग, कमिश्नर अपील्स पूछ रहा है, अभी वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। फर्स्ट केस में उसने एसएससी से बोला कि आप अपना सबमिशन दीजिए और इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसके बाद उसने असेसिंग ऑफिसर से पूछा कि एसएससी से एप्लेंट से तो चलो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अब आप भी ग्राउंड ऑफ अपील तैयार करें और मुझे प्रोवाइड करें ताकि मैं केस को अच्छे से समझ सकूं। रिक्वेस्टिंग असेसिंग ऑफिसर टू मेक इंक्वायरी एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक बार फर्दर इंक्वायरी कीजिए पर्टिकुलर एसएससी के केस पर, और इंक्वायरी करने के बाद जो भी आपको रिपोर्ट तैयार करेंगे वो रिपोर्ट मुझे सप्लाई कीजिए। अर्लियर द रिपोर्ट वाज डिमांडेड, जो रिपोर्ट डिमांड की गई थी वो ग्राउंड्स ऑफ अपील पे रिपोर्ट डिमांड की गई थी। अब जो रिक्वेस्ट की जा रही है, जो रिपोर्ट डिमांड की जा रही है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट है। असेसिंग ऑफिसर को कहा जा रहा है एक बार फिर से इंक्वायरी कर लीजिए केस में और मुझे रिपोर्ट सबमिट कीजिए। सो असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की गई है कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करनी है, और वो
जो रिक्वेस्ट की गई है वो कैसे की गई है, कमिश्नर अपील्स ने कॉन्टैक्ट किया अपील सेंटर को एंड अपील सेंटर विल कॉन्टैक्ट, कमिश्नर अपील्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है असेसिंग ऑफिसर को। हालांकि कमिश्नर अपील्स को असेसिंग ऑफिसर से रिपोर्ट चाहिए, बट जाने का प्रोसीजर डायरेक्ट नहीं होगा, कमिश्नर अपील को अपील सेंटर के थ्रू ही अप्रोच करना होगा असेसिंग ऑफिसर को। सो कमिश्नर अपील अपील सेंटर से कहेगा कि रिक्वेस्ट कीजिए असेसिंग ऑफिसर को। अब अपील सेंटर चाहे तो डायरेक्टली असेसिंग ऑफिसर से वो इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, और ही मे गो टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, जो अगेन आगे रिक्वेस्ट को सप्लाई करेगा असेसिंग ऑफिसर तक। तो अल्टीमेटली हमें पहुंचना असेसिंग ऑफिसर तक है, तो असेसिंग ऑफिसर तक जाने का तरीका क्या होगा, ईदर अपील सेंटर कैन डायरेक्टली अप्रोच टू असेसिंग ऑफिसर और ही मे मेक रिक्वेस्ट थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर के थ्रू भी, मतलब उसके डिपार्टमेंट के थ्रू भी असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचा जा सकता है। सो इस तरीके से अब कमिश्नर अपील्स ने एसएससी को भी, मतलब एप्लिकेंट से भी सबमिशन मांगा है, उसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, और असेसिंग ऑफिसर से ग्राउंड्स ऑफ अपील की रिपोर्ट और इंक्वायरी की रिपोर्ट मांगी है सबमिशन। अब एप्लिकेंट और असेसिंग ऑफिसर दोनों लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और कमिश्नर अपील्स तक पहुंचाएंगे। देखिए, पहुंचानी एप्लिकेंट को भी रिपोर्ट कमिश्नर अपील्स तक है और असेसिंग ऑफिसर को भी कमिश्नर अपील्स तक ही रिपोर्ट पहुंचानी है, बट दे कांट कॉन्टैक्ट कमिश्नर अपील्स डायरेक्टली। सो ये लोग जो अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर रहे हैं, एप्लिकेंट या असेसिंग ऑफिसर, ये अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स मांगा गया था, इन्फॉर्मेशन सबमिशन मांगी गई थी, सबमिशन ऑफ अपना सबमिशन मांगा गया था केस का, एंड इन्फॉर्मेशन डिमांड इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। सो ये एप्लिकेंट जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ये स्पेसिफाइड टाइम क्या है, जो भी नोटिस में मेंशन किया गया था, कमिश्नर अपील्स के यहाँ से जो भी एप्लिकेंट को नोटिस गया था उसे कहा गया था कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में सप्लाई करें। सो जो भी नोटिस में मेंशन किया गया था उसी डेट एंड टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बट इन सम केसेस एप्लिकेंट को कोई भी जेन्युइन हार्डशिप हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो on an application made to commissioner appeals they can extend the time। so extension भी ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लिमिट बढ़वा सकते हैं। तो अगर एक्सटेंडेड टाइम लिया है तो उस एक्सटेंडेड टाइम तक उन्हें अपना सबमिशन दे देना चाहिए। सो एप्लिकेंट अपना सबमिशन ऑफ अपील प्लस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, जो उसके पास नोटिस आया था उसका रिस्पॉन्स देता है। अब एप्लिकेंट कमिश्नर अपील्स तक पहुंचना चाहता है, बट वो कॉन्टैक्ट डायरेक्ट ना करके पहले अपील सेंटर को वो रिस्पांस सबमिट करेगा और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर उस रिस्पांस को कमिश्नर अपील्स तक पहुंचाएगा। इन द सिमिलर मैनर असेसिंग ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन डिमांड की गई थी, इंफॉर्मेशन ग्राउंड्स ऑफ अपील की मांगी गई थी और इंक्वायरी के लिए कहा गया था, उसके लिए भी रिपोर्ट मांगी गई थी। तो ये दोनों रिपोर्ट्स विद इन स्पेसिफाइड या एक्सटेंडेड डेट एंड टाइम वो पहुंचाएगा कमिश्नर अपील्स तक। कैसे पहुंचाएगा? अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसका डिपार्टमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, तो वो अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट पहले असेसमेंट सेंटर को देगा और वो असेसमेंट सेंटर कमिश्नर अपील्स तक इंफॉर्मेशन को सप्लाई करेगा, राइट। उसके बाद अब फाइलिंग ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब एसएससी को, एप्लिकेंट को ये लगता है कि आई नीड टू ऐड सम एडिशनल ग्राउंड्स, कि मुझे कुछ और मुद्दों पर भी बात करनी है, कुछ और मुद्दों पर भी अपील फाइल करनी है, क्योंकि अपील आपकी चल रही है। सो एप्लिकेंट हैज़ एन ऑप्शन टू फाइंड एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब क्योंकि अपील में और ग्राउंड्स ऑफ अपील जुड़ रहे हैं और मुद्दे जुड़ रहे हैं, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और दिस इज अप टू कमिश्नर अपील्स कि वो आपके एडिशनल ग्राउंड्स को एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता। तो लेट अस सी होगा क्या। सो एप्लिकेंट सबसे पहले एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील मेंशन करेगा टुगेदर विद रीजंस। वो रीजन देगा कि पहले ओरिजिनल अपील में उसने ये चीज़ों को मेंशन क्यों नहीं किया, द रीजंस फॉर ओमिशन ऑफ सच ग्राउंड्स, तो व्हाई दीज ग्राउंड्स वर ओमिटेड इन द फर्स्ट अपील। तो रीजन अगर कोई है ओरिजिनल अपील में जो मेंशन नहीं किए गए ग्राउंड्स ऑफ अपील, उनको वो बोलना चाहता है कि इसको भी डील किया जाए अपील के दौरान, तो एप्लिकेंट को नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी टू इंक्लूड दीज ग्राउंड्स ऑफ अपील। तो ये एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील को बताता है कि कौन कौन से और मुद्दे वो डिस्कस करना चाहता है। सो वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को बोलेगा और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर विल देन कॉन्टैक्ट टू कमिश्नर अपील्स, राइट। सो कमिश्नर अपील्स के पास वो मुद्दा पहुंच गया है, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील पहुंचाया जा चुका है जो एप्लिकेंट एडिशनली डिस्कस करना चाहता है। अब ये एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ असेसिंग, एडिशनल ग्राउंड्स जो हैं आपने कमिश्नर अपील्स तक पहुंचा दिए। अब कमिश्नर अपील्स अगेन चाहता है कि
पहले जब ओरिजिनल अपील फाइल की थी तब भी हमने असेसिंग ऑफिसर से पूछा था कि इंक्वायरी कीजिए। इन द सिमिलर मैनर जब भी कोई एडिशनल ग्राउंड्स एडमिट करना है तो पहले असेसिंग ऑफिसर से पूछा जाएगा कि आप इस पर कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या ये ग्राउंड ऑफ अपील हम एडमिट कर सकते हैं, क्या इसके लिए अपील को ऐड ऑन किया जा सकता है, अपील में ये एडिशनल ग्राउंड्स ऐड किए जा सकते हैं। सो कमिश्नर अपील्स वो एडिशनल ग्राउंड्स भिजवाएगा। किसको भिजवाना है? असेसिंग ऑफिसर को भिजवाना है कि इन एडिशनल ग्राउंड्स पर अपने कमेंट्स दीजिए प्लीज़। अगेन कमिश्नर अपील्स को पहुंचना असेसिंग ऑफिसर तक है, पर पहुंचने का तरीका क्या होगा? वो खुद भी कांटेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो उसे पहले नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को बोलना पड़ेगा कि जाकर उसे कमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कीजिए असेसिंग ऑफिसर को। तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर चाहे तो डायरेक्टली असेसिंग ऑफिसर तक पहुंच जाएगा या फिर थ्रू असेसमेंट सेंटर पहुंचेगा असेसिंग ऑफिसर तक। मुद्दा है कि आपको असेसिंग ऑफिसर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचें? चाहे तो फेसलेस अपील सेंटर डायरेक्टली असेसिंग ऑफिसर से कांटेक्ट कर ले या फिर इस रूट पे चले, अपील सेंटर से इंफॉर्मेशन जाएगी असेसमेंट सेंटर और असेसमेंट सेंटर बाद में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा असेसिंग ऑफिसर को कि दैट कमिश्नर इज डिमांडिंग कमेंट्स ऑन द एडिशनल ग्राउंड सबमिटेड बाय द एप्लिकेंट। एप्लिकेंट ने जो एडिशनल ग्राउंड्स दिए हैं उस पर कमेंट्स चाहिए असेसिंग ऑफिसर को, राइट। अब कमेंट्स मिल जाएंगे, असेसिंग ऑफिसर उसे कमेंट्स सेंड करेगा, तो असेसिंग ऑफिसर अपने कमेंट्स को फर्निश करेगा। जो नोटिस में कहा गया था कि सेंडिंग एडिशनल ग्राउंड्स, यहाँ पे जो नोटिस गया था उसमें डेट और टाइम भी डेफिनेटली स्पेसिफाइड होगा। अब उस स्पेसिफाइड डेट और टाइम पर उसे सप्लाई कर देना चाहिए, या फिर अगर असेसिंग ऑफिसर एक्सटेंडेड टाइम चाहता है तो उसे एक्सटेंडेड टाइम के तक वो उसे फर्निश कर सकता है। तो एक्सटेंडेड टाइम हर केस में मैं बता रही हूँ कैसे मिलता है। अगर आपको टाइम और चाहिए तो आप कमिश्नर अपील को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस रिक्वेस्ट, उस एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड किया जा सकता है एडिशनल टाइम। सो असेसिंग ऑफिसर अपने कमेंट्स किसको सबमिट करेगा? अपने डिपार्टमेंटल हेड को, ऑफ कोर्स नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को बोलेगा कि ये मेरे कमेंट्स हैं, और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई कर देगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को। इन्फॉर्मेशन चाहिए किसको? कमिश्नर अपील्स को चाहिए थी, तो अभी फेसलेस अपील सेंटर में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। एंड ऑफ कोर्स अब अपील सेंटर कमिश्नर अपील्स को ये बात बताएगा। सो सेंडिंग कमेंट्स टू कमिश्नर, जो कमेंट्स असेसिंग ऑफिसर ने दिए हैं, कमेंट्स आ चुके हैं असेसिंग ऑफिसर से, वो कमेंट्स को सप्लाई किया जाएगा किसके पास? कमिश्नर अपील्स के पास। अब कमेंट्स ज़रूरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर ने दिए हों, तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को जो भी रिसीव हुआ है वो कमिश्नर अपील्स तक प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कमेंट्स रिसीव हो गए हैं थ्रू असेसमेंट सेंटर, ऐसे किससे रिसीव हुए? असेसिंग ऑफिसर से। असेसिंग ऑफिसर ने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था, थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से के थ्रू कांटेक्ट किया था। तो अगर नेशनल अपील सेंटर को कमेंट्स मिल गए हैं असेसिंग ऑफिसर के, तो वो कमेंट्स को कमिश्नर अपील्स तक पहुंचा देगा, और हो सकता है कमेंट्स आए ही नहीं हैं। सो ये अपील सेंटर तब भी कमिश्नर अपील्स को बताएगा कि इन्फॉर्मेशन देगा कि कोई कमेंट्स रिसीव नहीं हुए हैं असेसिंग ऑफिसर से। तो कमेंट्स अगर मिले हैं तो कमेंट्स सप्लाई कर दिए जाते हैं, नहीं मिले तो असेसिंग ऑफिसर्स के थ्रू अगर कमेंट्स नहीं आए तो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है कि दैट नो कमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर। अब एडमिशन और डिनाइल ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स, अब कमिश्नर अपील्स ने अपनी तरफ से श्योरिटी ले ली है, कमेंट्स मांग लिए हैं असेसिंग ऑफिसर से, एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट करना है या नहीं करना, ये अब माइंड मेकअप हो चुका है कमिश्नर अपील्स का। सो कमिश्नर अपील्स अगर सेटिस्फाइड है कि आपने ओरिजिनल अपील में फाइल नहीं किए थे एडिशनल ग्राउंड्स, अब आप एडिशनल ग्राउंड्स को इंक्लूड कर रहे हैं, पर कमिश्नर अपील्स को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा, अगर वो सेटिस्फाइड है कि द ओमिशन ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स वाज नॉट विलफुल, आपने अगर अपील में ओरिजिनली ये ग्राउंड्स डिस्कस नहीं किए थे पर अब आप कर रहे हैं, पर कमिश्नर अपील सेड ओके कोई बात नहीं, अगर आपने ओरिजिनल अपील में नहीं फाइल किए थे, इट वाज नॉट विलफुल, जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, तो वो आपकी अपील को एडमिट कर देगा, आपकी अपील के साथ वो ग्राउंड ऑफ अपील भी जोड़ देगा। आपकी ओरिजिनल अपील जो आपने फाइल की थी प्लस दिस एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील विल ऑल्सो बी डेल्ट, इसको भी डील किया जाएगा। लेकिन अगर वो आपके एडिशनल ग्राउंड से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपके एडिशनल ग्राउंड को रिजेक्ट कर देगा, एडमिट नहीं करेगा, और उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड कर लेगा कि क्या वजह है जिसके कारण मैंने आपके एडिशनल ग्राउंड्स को डील नहीं किया। सो वो अगर एडिशनल ग्राउंड्स को डील किया जाता है तो एडमिट कर लेता है। अब एसएससी ने, एप्लिकेंट ने अपील फाइल की थी जो उसकी ओरिजिनल अपील थी, प्लस एडिशनल ग्राउंड्स को इंक्लूड कर लिया गया है अगर आपकी एप्लीकेशन
एक्सेप्ट हो गई है तो। सो यहाँ पे ओरिजिनल अपील में एडिशनल ग्राउंड्स को जोड़ दिया जाएगा अगर ऐसे कमिश्नर अपील सेटिस्फाइड है तो, राइट। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी ओरिजिनल अपील वैसी ही चलेगी, बट इसमें ऐड ऑन कुछ नहीं किया जाएगा, आपकी ओरिजिनल अपील को ही डील किया जाएगा अगर आपकी एडिशनल ग्राउंड से कमिश्नर अपील सेटिस्फाइड नहीं है तो, राइट। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ एडिशनल एविडेंस। अब एसएससी के एडिशनल ग्राउंड तो हो गया, अब वो एडिशनल एविडेंसेस भी सबमिट करना चाहता है या कोई विटनेस को दिखाना चाहता है, कोई ऐसा विटनेस जो ओरिजिनली उसने कभी सबमिट नहीं किया था। इवन जब उसकी असेसमेंट हुई थी ना, असेसमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट की थी तब भी ये एविडेंस उसने नहीं दिखाया था, पर अब वो कमिश्नर अपील्स के सामने ये एविडेंस दिखाना चाह रहा है। सो एप्लेंट क्या करता है, एडिशनल एविडेंस या विटनेस को पेश करता है। ये वो एविडेंस है अदर देन एविडेंस और विटनेस प्रोड्यूस्ड बिफोर दी असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब जब आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो एविडेंस के अलावा अदर देन एविडेंस कोई और एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है। जब उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जब उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा था असेसिंग ऑफिसर द्वारा, तब ये विटनेस उसने नहीं दिखाए थे, पर नाउ द पर्सन इज सबमिटिंग दोज एडिशनल विटनेसेस और एडिशनल एविडेंसेस which were not submitted before the assessing officer. So these are the evidences which are other than evidence or witness produced before the assessing officer during the course of proceedings. Proceedings के दौरान जो नहीं दिखाए गए थे वो evidences अब दिखाना चाह रहा है वो कमिश्नर अपील्स को, और वो स्पेसिफाई कर रहा है the relevance of these evidences. वो स्पेसिफाई करता है these evidences are relevant to the appeal. ये ज़रूरी हैं, इनको भी डील करना चाहिए। ऑल्दो उसने पहले कभी ये नहीं दिखाया एविडेंसेस और विटनेसेस, पर अब वो चाहता है कि इनको भी इंक्लूड किया जाए। ये इस एविडेंस को, इन प्रूफ को या इन विटनेसेस को, गवाहों को इंक्लूड करना चाहिए। सो एप्लेंट नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को बोलता है कि आप कमिश्नर अपील्स को इन्फॉर्म कीजिए कि मैं ये एडिशनल एविडेंसेस भी सबमिट करना चाहता हूँ। सो अगर वो चाहता है कि एविडेंसेस को इंक्लूड करें, दैट इज अप टू कमिश्नर अपील्स कि वो इस एडिशनल एविडेंस को इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा। ऑफ कोर्स अगेन उसको असेसिंग ऑफिसर की हेल्प चाहिए होगी। पहले देखिए, ओरिजिनल अपील फाइल की गई, ओरिजिनल अपील के टाइम पर भी कमिश्नर अपील्स ने इन्फॉर्मेशन मांगी असेसिंग ऑफिसर से, कि आप मुझे बताइए कि किस तरीके से इसे इन्फॉर्मेशन को डील करना है, इसके ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं। दूसरा, जब एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील एसएससी ने बोले, प्लेन ने बोले, तो एडिशनल ग्राउंड्स के लिए भी असेसिंग ऑफिसर से पूछा गया क्या इन ग्राउंड्स ऑफ अपील को एडमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी कमेंट्स क्या हैं उसके लिए। अब एडिशनल एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है हमारा जो एप्लेंट है, वो कहता है एडिशनल एविडेंसेस को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स इसका भी कॉम्बिनेशन होगा, इसके लिए भी असेसिंग ऑफिसर से पूछा जाएगा। सो लेट अस सी फर्दर क्या पूछा गया। सो अगेन सी, asking for report from assessing officer on admissibility of additional evidence. अब now the commissioner appeal is asking assessing officer. So commissioner appeals को again assessing officer की ज़रूरत पड़ी है, वो पूछेगा assessing officer से कि इन additional evidences का relevance क्या है SSC के केस में। So नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू कमिश्नर अपील्स कहलवाएगा असेसिंग ऑफिसर को, इधर डायरेक्टली और थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एज द केस में भी। तो वो इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। क्या चाहते हैं आप असेसिंग ऑफिसर से? आप डिमांड कर रहे हैं, डिमांड टू फर्निश रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करके दे असेसिंग ऑफिसर ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ एडिशनल एविडेंसेस एज पर रूल 46A। रूल 46A क्या होता है? एडमिसिबिलिटी ऑफ एडिशनल एविडेंस आफ्टर द असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट जब खत्म कर चुका होता है उसके बाद ये एविडेंसेस सबमिट किए जाते हैं कमिश्नर अपील के सामने। सो अब असेसिंग ऑफिसर से पूछा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें कि एडिशनल एविडेंसेस को सबमिट करना है या नहीं। नाउ असेसिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और सबमिट करेगा। सो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय असेसिंग ऑफिसर। सो असेसिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाई उसने, उसे पहुंचानी है अपील सेंटर में। तो चाहे तो वो डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट अपील सेंटर में पहुंचा दे या फिर अपने असेसमेंट सेंटर के थ्रू वो रिपोर्ट अपील सेंटर तक पहुंचाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। अपील सेंटर ये इन्फॉर्मेशन अपने पास तो नहीं रखेगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए किसको थी? इन्फॉर्मेशन तो कमिश्नर अपील्स को चाहिए थी। अपील सेंटर में वो इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, अब अपील सेंटर का काम है इसको कमिश्नर अपील्स को सप्लाई करना। सो सी, सेंडिंग रिपोर्ट टू कमिश्नर अपील्स। नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो रिपोर्ट
उसके पास आई है असेसिंग ऑफिसर से, अगर रिपोर्ट रिसीव हो गई है तो वो ये रिपोर्ट कमिश्नर अपील्स तक पहुंचा देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये रिपोर्ट फर्निश की ही नहीं गई है, वेयर नो रिपोर्ट इज सबमिटेड, इन्फॉर्मेशन भिजवा देगा कि रिपोर्ट फर्निश नहीं की गई, तो इसका भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपील्स तक दिया जाएगा। तो अगेन आपके पास वही पॉइंट्स हो गए। पहले क्या कहा था, पहले ओरिजिनल अपील थी, ओरिजिनल अपील के लिए असेसिंग ऑफिसर से पूछा गया था, ये ओरिजिनल अपील एप्लेंट ने सबमिट की थी और इसके लिए हमने असेसिंग ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मांगी थी। उसके बाद एसएसी ने एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील बताए, तो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील के लिए फिर से हमने कॉन्फर्मेशन किससे मांगी, असेसिंग ऑफिसर से, ये एडिशनल ग्राउंड्स थे, राइट। दिस वाज ओरिजिनल अपील। ओरिजिनल अपील के लिए भी हमने असेसिंग ऑफिसर से उसकी रिपोर्ट मांगी, उसने रिपोर्ट सबमिट की। अब एडिशनल ग्राउंड्स के लिए भी हमने असेसिंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी, उसने रिपोर्ट सबमिट की। अब एडिशनल एविडेंसेस जब उसने सबमिट किए, एविडेंसेस या इंफॉर्मेशन एडिशनल बताई एसएससी ने, एप्लेंट ने, तो अगेन हमने किससे पूछा, असेसिंग ऑफिसर से पूछा कि रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि एडिशनल एविडेंसेस को 46A के अकॉर्डिंग एडमिट करना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो भी असेसिंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो यही चल रहा है अभी, तो कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सो जब रिपोर्ट मिल गई हमारे कमिश्नर अपील्स को, अब कमिश्नर अपील्स डिसीजन ले सकता है कि इस एडिशनल एविडेंस को एडमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एक्सेप्टिंग और डिनाइल टू एडमिट एडिशनल एविडेंस, सो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिनाई मतलब मना भी कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाइड है कि एडिशनल एविडेंसेस या विटनेसेस रेलिवेंट हैं केस के और उसे एडमिट करना चाहिए, ऑफ कोर्स ये डिसीजन उसने आफ्टर द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर ही लिया है। जो असेसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट थी उसको भी कंसीडर किया और उसके बाद ये सेटिस्फैक्शन है या नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड है एडिशनल एविडेंसेस से तो वो आपका एडिशनल एविडेंस को एडमिट कर लेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आपके एडिशनल एविडेंस रेलिवेंट नहीं है, केस से रिलेटेड नहीं है और ये नहीं एडमिट किए जाएंगे, तो वो रिजेक्ट कर देगा। एंड ऑफ कोर्स रीज़न ज़रूर लिखेगा कि रिजेक्शन का रीज़न क्या है, मैंने इसे रिजेक्ट क्यों किया है। अब ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, राइट। अब जब डिसीजन लेना है तो नोटिस फॉर क्रॉस ऑब्जेक्शन आएगा। अब जब भी कोई केस सेटल होता है तो दोनों पार्टीज़ की सुनी जाती है, ऑफ कोर्स। सो दोनों पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, एक एप्लेंट है जिसने अपील फाइल की हुई है, और एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है जिसमें असेसमेंट की जाती है, और वो असेसमेंट ऑफ कोर्स असेसिंग ऑफिसर ने की है। तो असेसिंग ऑफिसर और एसएससी यानी एप्लेंट के बीच में आपको डिसीजन करवाना है। सो देयर इज अ नोटिस फॉर क्रॉस ऑब्जेक्शन। अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन है, मतलब जो ऑब्जेक्शन लगाया गया, आपके ऊपर कोई अपील कर रहा है, आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है कि आपने मेरा असेसमेंट गलत किया, तो आपको भी कुछ कहना है क्या, आपकी भी सुनवाई होगी। सो क्रॉस ऑब्जेक्शंस के लिए नोटिस दिया जाता है। तो कमिश्नर अपील्स कहता है असेसिंग ऑफिसर को कि आप एविडेंस को एग्जामिन कीजिए और क्रॉस एग्जामिन कीजिए विटनेस को। विटनेस यानी जो गवाह है उसका क्रॉस एग्जामिन कीजिए, और जो एविडेंस सप्लाई किए हैं हमारे एप्लेंट ने उसको एक बार एग्जामिन कीजिए, उसकी जांच कीजिए। जो भी नोटिस या प्रूफ या एविडेंस दिए गए हैं, जो गवाह हैं, उन सबको एग्जामिन कीजिए, उसकी एक बार परख कर लीजिए, जांच कर लीजिए। सो ये जो कहना है असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, कमिश्नर अपील सेंटर को बोलेगा। अब अपील सेंटर या तो डायरेक्टली असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा या थ्रू असेसमेंट सेंटर बोलेगा कि आप इस जो एग्जामिन कीजिए, जो एविडेंस सबमिट किए गए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन कीजिए, उसकी जांच परख कीजिए। अब जो जांच परख की जाएगी उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा असेसिंग ऑफिसर और सप्लाई करेगा कमिश्नर अपील्स को। सो असेसिंग ऑफिसर वो रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर अपील्स को सप्लाई करना चाहता है, पर डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर पाएगा। वो या तो अपील सेंटर को डायरेक्ट रिपोर्ट पहुंचाएगा, और अपील सेंटर को डायरेक्ट रिपोर्ट पहुंचाने की बजाय वो अपने असेसमेंट सेंटर के थ्रू अपील सेंटर को वो रिपोर्ट पहुंचा देगा। वो रिपोर्ट ऑफ कोर्स चाहिए कमिश्नर को। सो ये रिपोर्ट अपील सेंटर कमिश्नर अपील्स को पहुंचा देगा। तो अपील सेंटर का काम है ये रिपोर्ट को कमिश्नर अपील्स तक पहुंचाना। वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए? जो असेसिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार की है, किसकी रिपोर्ट तैयार की है? जो क्रॉस एग्जामिन किया है, एविडेंसेस की परख की है, जांच पड़ताल की, उस जांच पड़ताल की रिपोर्ट भिजवाई जा रही है कमिश्नर अपील्स तक, राइट। अब रिक्वेस्ट बाय असेसिंग ऑफिसर टू कमिश्नर अपील्स टू डायरेक्ट एप्लेंट। वो अब असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि एक बार एप्लेंट को
डायरेक्ट कीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन अब असेसिंग ऑफिसर को चाहिए। किससे चाहिए? कमिश्नर अपील्स के थ्रू चाहिए। तो वो चाहता है कि एप्लिकेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मुझे चाहिए, असेसिंग ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और जांच पड़ताल वो करना चाहता है। इसके लिए वो असेसिंग ऑफिसर कमिश्नर अपील्स तक पहुंचने के लिए क्या जरिया अपना सकता है? या तो डायरेक्ट अपील सेंटर को कांटेक्ट कर सकता है या थ्रू असेसमेंट सेंटर अपील सेंटर को कांटेक्ट करता है, और अपील सेंटर कमिश्नर अपील्स को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जो रिक्वेस्ट असेसिंग ऑफिसर की है, रिक्वेस्ट असेसिंग ऑफिसर की है कि एसएससी को कहा जाए, एप्लिकेंट को बोला जाए कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे। वो इन्फॉर्मेशन डिमांड की जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली असेसमेंट किसने किया था? हमारे एप्लिकेंट का असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने किया था। तो वो चाहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सो अब डायरेक्ट किया जाएगा नोटिस के थ्रू। एप्लिकेंट को बोला जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको वो सप्लाई करनी पड़ेगी। सो कमिश्नर अपील्स जो है वो अपील सेंटर के थ्रू एक नोटिस भिजवाएगा एप्लिकेंट के पास कि आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस प्रोड्यूस कीजिए, और या फिर विटनेस की हम गवाही चाहते हैं, विटनेस की जांच करना चाहते हैं, ताकि हमारे एप्लिकेंट प्रोसीडिंग्स यानी जो जांच या कार्यवाही है वो ठीक तरीके से चल सके। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे या फिर अपना गवाह एग्जामिनेशन के लिए, मतलब जांच के लिए बुलाना पड़ेगा। उसको स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम तक आप प्रेजेंट करें, क्या, ताकि हम अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें, कानूनी कार्यवाही इस पर की जा सके, एप्लिकेंट फंक्शंस इस पर किए जा सके, अपील ठीक से ताकि सेटल की जा सके, राइट। अब एप्लिकेंट को बोला गया कि आइए और अपना रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए। एप्लिकेंट ने अपना रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफाइड डेट और टाइम या एक्सटेंशन लेकर सबमिट कर दिया। एप्लिकेंट अपना रिस्पॉन्स किसे देगा? पहुंचाना तो उसको कमिश्नर अपील्स को है, पर अगेन थ्रू अपील सेंटर ही भिजवाना पड़ेगा। सो वो अपना रिस्पॉन्स अगर देता है तो वो अपील सेंटर को देगा, और अगर उसने अगर उसने अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया तो रिस्पॉन्स कमिश्नर अपील्स तक पहुंच जाएगा, और अगर उसने अपना रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया तो अपील सेंटर कमिश्नर अपील को बोलेगा कि कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है एप्लिकेंट के द्वारा। नाउ सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब फाइनल डिसीजन की टर्न है। अब फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ लास्ट फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी, लास्ट इंक्वायरीज की जाएंगी बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। तो फर्स्ट क्या किया जाएगा? सपोज कमिश्नर अपील ने सारे केस को प्रॉपरली हर तरीके से एनालाइज कर लिया है, देख लिया है, और कमिश्नर अपील्स की इंटेंशन है कि ये जो फाइल किया गया था केस, उसमें तो असेसमेंट बढ़ रही है, असेसमेंट उल्टा ज़्यादा हो रही है एसएससी की। एप्लिकेंट ने अपील फाइल की थी अपनी असेसमेंट को कम कराने के लिए, लेकिन उसकी असेसमेंट तो बढ़ रही है, उसका कैलकुलेशन और बढ़ रहा है, या फिर उसकी पेनल्टी और बढ़ रही है, या फिर उसका रिफंड रिड्यूस हो रहा है। ये तीनों केसेस हैं जिसमें एप्लिकेंट को नुकसान ही होने वाला है, राइट। सो एप्लिकेंट को असेसमेंट एनहांस किया जा रहा है, या पेनल्टी एनहांस की जा रही है, या रिफंड रिड्यूस किया जा रहा है, तो उसको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा जिसमें सारे रीजंस लिखे होंगे कि क्या वजह है जिसके कारण हम आपकी असेसमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, या पेनल्टी इंक्रीज कर रहे हैं, या रिफंड रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो सारे रीजंस मेंशन किए जाएंगे उस शो कॉज नोटिस में, और ये नोटिस भिजवाया जा रहा है एप्लिकेंट तक, लेकिन एप्लिकेंट तक डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती। किसके थ्रू जाएगी? यू नो इट बेटर। ये इन्फॉर्मेशन नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को दी जाएगी ताकि ये नोटिस एप्लिकेंट तक पहुंचाया जा सके। तो इसी में ही कवर किया है मैंने। नेशनल फेसलेस अपील सेंटर वो नोटिस एप्लिकेंट तक पहुंचाएगा कि आपका जो असेसमेंट है वो इन्हांस किया गया है, या आपकी पेनल्टी इन्हांस की गई है, या फिर आपका रिफंड रिड्यूस किया गया है। इन तीनों केसेस में शो कॉज नोटिस आपको इशू किया जा रहा है, जिसमें सारे रीजंस लिखे गए हैं कि किस कारण आपकी असेसमेंट को एनहांस किया गया है, या आपकी पेनल्टी को आपके रिफंड को रिड्यूस किया गया है। वो सारे कारण मेंशन कर दिए जाते हैं ताकि एप्लिकेंट उससे देख सके और डिटेल्स उसकी फाइंड आउट कर सके। सो नोटिस दिया जाता है एप्लिकेंट को थ्रू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, राइट। ये शो कॉज नोटिस दिया गया है, हमारे एप्लिकेंट को सप्लाई कर दिया गया है। अब जो नोटिस दिया गया उसका रिस्पॉन्स एप्लिकेंट देगा। कब तक देगा? विद इन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, और अगर एक्सटेंशन उसने लिया है तो एक्सटेंडेड टाइम के दौरान उसे वो रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ेगा। वॉट एवर द रिस्पॉन्स एप्लिकेंट हैज़, उसका क्या रिस्पॉन्स है इस शो कॉज नोटिस पर,
तो वो रिस्पॉन्स को सबमिट करना पड़ेगा, राइट। देखिए, इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी कहते थे हम लोग पहले। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में क्या होता था, अगर किसी की भी पेनल्टी एनहांस हो रही है या रिफंड रिड्यूस किया जा रहा है तो उसको एक नोटिस दिया जाता था कि हम आपके ऊपर ये डिसीजन देने वाले हैं, लेकिन डिसीजन से पहले आपके पास अगर कोई रीज़न है, आपको भी सुनवाई का अधिकार है, आप भी अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये ठीक किया गया है या आपको लगता है कि ऐसा गलत है। अगर आपके पास गलत है तो आप प्लीज़ आइए और अपने बारे में बताइए, अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि आपकी पेनल्टी इनहेंस ना हो, आप क्यों चाहते हैं आपका रिफंड रिड्यूस ना हो। आपके पास अगर कोई मुद्दा है तो आप भी डिस्कस हमसे कीजिए। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोला जाता था इसको, कि उनकी सुनवाई होती है। लेकिन क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो सुनवाई करने के लिए हम एसएससी को कॉल तो नहीं कर सकते, एप्लिकेंट को कॉल नहीं कर सकते, तो नोटिस सबमिट किया जा रहा है। सो उस नोटिस का जवाब देगा हमारा एप्लिकेंट। सो विद इन स्पेसिफाइड डेट और टाइम वो नोटिस का जवाब देगा, वो आएगा नहीं, खुद से आकर सुनवाई नहीं करेंगे उसकी। सो उसको एक नोटिस दिया जाता है जिसका रिस्पॉन्स वो सबमिट करता है विद इन टाइम। अब रिस्पॉन्स ऑफ एप्लिकेंट सबमिटेड टू कमिश्नर अपील्स, ये जो रिस्पॉन्स दिया था ना हमारे एप्लिकेंट ने, उसको सबमिट करना पड़ेगा। किसके पास आया था ये रिस्पॉन्स? ये रिस्पॉन्स अपील सेंटर के पास पहुंच गया था। अगर रिस्पॉन्स आ गया है तो रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया जाएगा, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो भी कमिश्नर अपील्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है, शो कॉज नोटिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है एप्लिकेंट से। और फाइनली क्योंकि शो कॉज नोटिस भेज चुका है कमिश्नर अपील्स, अपनी तरफ से अपना काम कंप्लीट कर चुका है, तो डिसीजन दे दिया जाएगा। यहाँ पे रिटन में एक अपील तैयार की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ 251, जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे कि आपका ये जो निर्धारण किया गया, अपील का सेटलमेंट किया गया, उसकी वजहें क्या है, स्टेटिंग पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, कि आपका डिटर्मिनेशन या आपका अपील का डिसीजन किस आधार पर किया गया, वो आधार दिखाए जाएंगे, और रीजंस बताए जाएंगे कि ये डिसीजन कैसे और क्यों लिया गया, और फाइनल डिसीजन तैयार कर दिया जाएगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, सारी चीज़ें कंसीडर की जा चुकी हैं, रिटन में आपको अपील का डिसीजन दे दिया जाएगा। अब ये जो डिसीजन का रिजल्ट है ये किसको दिया जाएगा और किसके थ्रू दिया जाएगा? देखिए, कमिश्नर अपील्स डायरेक्टली डिसीजन नहीं किसी को सप्लाई करता, डायरेक्टली बात नहीं करता किसी से। सो सेंडिंग डिसीजन टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, ये डिसीजन को भिजवा दिया जाएगा। किसने भिजवाया? कमिश्नर अपील्स ने भिजवाया। किसको भिजवाया? नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को इन्फॉर्मेशन भिजवाई कि मेरा डिसीजन ये है पर्टिकुलर केस में, और ये डिसीजन पर डिजिटल सिग्नेचर किए जाएंगे। कमिश्नर अपील इस पर डिजिटली सिग्नेचर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये डिसीजन मैंने दिया है। और अगर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी, मतलब पेनल्टी के लिए भी कोई केस है, तो उसकी डिटेल्स भी प्रोसीडिंग्स की मेंशन कर दी जाएंगी। आपका डिसीजन तो दे दिया गया, अपील का डिसीजन दे दिया गया है, और अगर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है वो आगे डील की जाएंगी, सो डिटेल्स उसकी भी मेंशन करके दे दिया जाता है। अब ये नेशनल फेसलेस अपील सेंटर इस डिसीजन ऑर्डर को कम्युनिकेट कर देगा। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को कम्युनिकेट किसको किया जाएगा? सबसे पहले एप्लिकेंट को कम्युनिकेट किया जाएगा टुगेदर विद शो कॉज नोटिस ऑफ पेनल्टी। आपको डिसीजन भी दिया गया है, साथ में जो पेनल्टी के लिए कह रहे थे ना हम, पेनल्टी का भी शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। अगर आपने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स करनी है तो फर्दर आपकी बाद में हम वो पेनल्टी की भी प्रोसीडिंग्स करेंगे। और यही डिसीजन का ऑर्डर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को, या फिर चीफ कमिश्नर को, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर को, या फिर कमिश्नर, वन एंड सेम थिंग, यू नीड टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू एनी वन ऑफ देम। किसी को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है, दीज ऑल आर पर्सन्स बिलोंगिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी भिजवानी पड़ेगी, असेसमेंट सेंटर में भिजवानी पड़ेगी। और साथ में ये इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को भी भिजवाई जाती है, बट ये इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर मिल जाएगी। किस लिए मिल रही है? ताकि आगे इस एक्ट में कोई और एक्शन लेना हो तो असेसिंग ऑफिसर को क्लियर होना चाहिए फॉर एनी सच एक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर एक्ट। सो ये इंफॉर्मेशन उसको दे दी जाएगी। सो डिसीजन ऑर्डर एप्लिकेंट को, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को और असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया जाता है। दिस वाज द डिसीजन ऑफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर थ्रू कमिश्नर अपील्स। तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने ये केस सेटल कर दिया है, और केस सेटल किससे करवाया है? कमिश्नर अपील से कराया है, और कमिश्नर अपील्स ने ये सारा काम प्रॉपरली किया है, असेसिंग ऑफिसर के साथ मिलकर किया है, और असेसमेंट प्रॉपर की गई है, और ये डिसीजन अपील सेंटर का फाइनल माना जाएगा।
राइट. थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल फेसलेस अपील सेंटर. आपको मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. फर्स्ट पेज क्या था, सेकंड पेज क्या था, थर्ड पेज क्या था. तो आप अगर देखना चाहें तो आपने पिटिशन सबसे पहले फाइल किया था. पिटिशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है. देखिए अभी हमने नेशनल फेसलेस अपील सेंटर किया है. वी हैव 3 मोर इनकम टैक्स अपील अथॉरिटीज़ और भी हैं. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अपील सेंटर को फोकस किया था. उसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टाइम लिमिट क्या होती है, आपकी अपील कैसे फाइल की जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली या पेपर फॉर्म में, और जो स्टेटमेंट ऑफ अपील है आपकी, जो भी आपको अपील फाइल करनी है इलेक्ट्रॉनिकली कैसे फाइल करनी है, ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं तो कितने वर्ड्स होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के लिए कितने वर्ड्स होने चाहिए. उसके बाद हमने किया था कि फ़ीस कितनी होती है और फॉर्म कौन सा होता है और कौन से टाइप्स ऑफ अपील आप अपील कर सकते हैं नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू और कौन से नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं. उसके बाद हमने किया था अपील सेंटर कमिश्नर अपील्स को छांटता है और उसको अपील देता है सेटल करने के लिए, और कमिश्नर अपील्स किस तरीके से एप्लेंट से सबमिशन डिमांड करता है और इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है. उसके बाद असेसिंग ऑफिसर से ग्राउंड्स ऑफ अपील की इन्फॉर्मेशन मांगता है और इंक्वायरी की रिक्वेस्ट करता है, उसकी भी एक रिपोर्ट मांगता है. तो असेसिंग ऑफिसर से 2 रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील की और इंक्वायरी की रिपोर्ट, और एसएससी से एप्लेंट से सबमिशन मांगता है और इन्फॉर्मेशन मांगता है. और ये सब इन्फॉर्मेशन वो सप्लाई कर देते हैं विद इन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, कमिश्नर अपील्स को दे देते हैं. ये सब देने के बाद कमिश्नर अपील सेटल कर सकता था. पर यहाँ पर अगर एडिशनल ग्राउंड्स भी एसएससी चाहता है, एप्लेंट चाहता है डिस्कस किए जाएं, तो वो एडिशनल ग्राउंड्स भी कमिश्नर तक पहुँचाता है, जिस पर अगेन कमिश्नर अपील्स को राय चाहिए, कमेंट्स चाहिए असेसिंग ऑफिसर के. सो वो कमेंट्स के लिए वो एडिशनल ग्राउंड असेसिंग ऑफिसर तक भेजता है और असेसिंग ऑफिसर उस पर कमेंट कर कर वापस भेजता है और वो कमेंट्स फिर कमिश्नर अपील्स तक पहुंच जाते हैं. अब कमिश्नर अपील्स अब भी डिसीजन दे सकता है, लेकिन अगेन एसएससी हो सकता है अब एडिशनल ग्राउंड्स प्रेजेंट कर दे. अब एडिशनल ग्राउंड्स को एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, एडिशनल एविडेंसेस की बात कर रही थी. हो सकता है ये अपील हो गई, एडिशनल ग्राउंड हो गया, उसके बाद एडिशनल एविडेंसेस भी दिए जा सकते हैं. एडिशनल एविडेंसेस और विटनेस भी एसएससी ने प्रेजेंट कर दिया. अब एडिशनल एविडेंस जब प्रेजेंट किया अगेन, अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर की राय कमिश्नर अपील्स को चाहिए, तो वो असेसिंग ऑफिसर से फिर से डिमांड करता है कि एक रिपोर्ट तैयार करें और बताएं मुझे एडिशनल एविडेंसेस को डील करना है या नहीं करना. उसकी रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर तैयार करता है और कमिश्नर अपील्स तक पहुंच जाती है. अब कमिश्नर अपील्स तक जब वो रिपोर्ट पहुंचती है वो उसको कंसीडर करता है या रिजेक्ट करता है, दैट इज अप टू हिम. तो वो असेसिंग ऑफिसर से राय लेता है. ऑफकोर्स डिसीजन वो खुद लेता है, सिर्फ असेसिंग ऑफिसर से के डिसीजन पर बेस्ड वो नहीं होता, ऑफकोर्स राय ज़रूर लेता है. उसके बाद जब डिसीजन लेना चाहता है, सब कुछ हो चुका है, ओरिजिनल अपील फाइल हो चुकी है, एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील डील किए जा सकते हैं, जा चुके हैं, एडिशनल एविडेंसेस को डील किया जा चुका है. ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके अब फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस भी चाहता है. असेसिंग ऑफिसर को बोलता है कि आप एग्जामिन कीजिए एविडेंसेस को और विटनेसेस को एनालाइज कीजिए और रिपोर्ट मुझे प्रेजेंट करके दीजिए. फिर असेसिंग ऑफिसर कुछ और इन्फॉर्मेशन जब चाहता है तो वो कमिश्नर अपील से नोटिस भिजवाता है एप्लेंट के पास कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस चाहिए, और ताकि अपील ठीक तरीके से की जा सके तो एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंसेस हैं उसकी कार्यवाही, गवाही या फिर उसकी जांच पड़ताल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और मंगवाई जाती है एप्लेंट से. वो इन्फॉर्मेशन एप्लेंट सबमिट कर देता है, उसका रिस्पॉन्स दे देता है या नहीं देता, दैट इज अप टू हिम. वो रिस्पॉन्स देता है और फाइनली डिसीजन कर दिया जाता है. डिसीजन कुछ भी हो सकता है, एनहांस असेसमेंट हो सकती है, पेनल्टी इंक्रीज की जा सकती है और रिफंड रिड्यूस किया जा सकता है. और इन तीनों केसेस के लिए, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट है एसएससी के, तो एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है जिसमें सारे रीजंस लिखे जाते हैं कि एनहांसमेंट क्यों की गई. और शो कॉज नोटिस है मतलब अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ आप आइए और अपने ऑब्जेक्शन को प्रस्तुत कीजिए. तो ये एप्लेंट तक पहुंचता है और एप्लेंट अपना रिस्पॉन्स इस पर सबमिट करेगा कि मुझे एक्सेप्ट है या फिर मुझे मेरे पास जो असेसमेंट है वो गलत की गई है, मेरी असेसमेंट गलत है और उसके पास कोई रीजंस है तो वो रीजंस हम कंसीडर कर सकते हैं. तो एप्लेंट को इसीलिए शो कॉज नोटिस भेजा था कि आपके पास कोई और कॉज है, कोई कारण है तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से उसे और भी डील किया जा सकता है. तो जब उसकी का फाइनली
रिस्पॉन्स सबमिट कर देता है एप्लेंट, तो उस रिस्पॉन्स से ही डिसीजन ले लिया जाता है और डिसीजन रिटन में लिया जाता है। सभी पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन बताए जाते हैं, रीजंस बताए जाते हैं डिसीजन के, और डिसीजन का ऑर्डर पहुंचा दिया जाता है एप्लेंट के पास, कमिश्नर के पास और असेसिंग ऑफिसर के पास थ्रू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, एंड डिसीजंस फाइनल हो जाते हैं। इन डिसीजंस को फाइनल कंसीडर किया जाता है, राइट? So that was all about National Faceless Appeal Center. I hope it's clear. In case you have any doubts, you can write it in chat box. आप जो है comment box में अपने comments दे सकते हैं. I'll try to respond them. Thank you so much.